हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में, और जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे इम्प्रूव करें, ये एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, उन सभी इंटरव्यूओं में ये क्वेश्चन जो मैं देखा सब में पूछा जा रहा है, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसे इम्प्रूव करोगे। तो मैंने एपीरॉक इंडिया लिमिटेड का भी दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और भी मैंने कुछ सऊदी के इंटरव्यू दिए थे टेलीफोनिक, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक कर्नाटक के लिए दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं देखा कि ये जो क्वेश्चन जो है काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। एक तो आपको मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड लीडरशिप ये होनी चाहिए, कम्पिटेंट वर्कर होना चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन होना चाहिए, साथ में उन्हें एक अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, इसका मतलब वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव हो रहा है। मैंने ये 5 पॉइंट पर अगर काम करते हैं तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए इसको डिटेल्स में स्टडी करते हैं। हम आइए इसको आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ भाई कमेंट किए हैं, उनको देखते हैं। तो साइक्लोन प्राइड करके हैं, उन्होंने कमेंट किया है, करेंटली आई एम फॉलोइंग निबोस आईजीसी इन दुबई एंड आई एम यूज टू वॉच योर वीडियो टू रिव्यू माई क्लास लेक्चर। उन्होंने क्लास लेक्चर को रिव्यू करने के लिए मेरा वीडियो देखते हैं, थैंक यू। और इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टू एब्जर्व ऑल इम्पोर्टेंट एरिया, और सभी इंपॉर्टेंट एरिया को एब्जर्व करने के काफ़ी उनको हेल्पफुल हो रहा है। थैंक यू सर फॉर योर काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपको भी थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई एम श्रीलंकन बट आई कैन स्पीक अंडरस्टैंड उर्दू एज वेल। ये श्रीलंका के हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है हमारे लेक्चर से। तो थैंक यू जी आपको देखने के लिए भी। और मैं अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ। और उसके बाद मुहिबुल्लाह कहते हैं, अपना फेसबुक पेज का लिंक दो ताकि मैं सेफ्टी ग्रुप में शेयर करो उसको। तो मैंने आपको लिंक भेजा है, थैंक यू जी। और उसके बाद मुहिबुल्लाह कहते हैं, गुड सर, थैंक यू आपको। विजय सिंह कहते हैं, थैंक यू सर। और रफ़ीउल्लाह कहते हैं, सर कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया आज आपने। हाँ या 2 दिन से क्या है कि 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है, तो मॉर्निंग में उठ कर तुरंत जाना पड़ता है 9 o'clock, उसका प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। मैं जनरली मॉर्निंग में ही वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मूड जो है फ्रेश रहता है और अच्छे से मतलब लेक्चर बन पाता है। थोड़ा सा मैं सो के उठता हूँ तो मेरा आँख जो है थोड़ा सा सूजा दिखता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बातों से आपको मतलब है, चेहरे से क्या मतलब है। तो इससे जो है मैं इसीलिए सुबह उठ के बनाता हूँ। लेकिन मैं 1-2 दिन से थोड़ा स्ट्रेस लग रहा था, सुबह उठ के बनाना, फिर जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक करके जाना ड्यूटी वगैरह, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए मैं 2 दिन सोचा कि रेस्ट कर लेता हूँ, और फिर लेकिन लेक्चर कंटिन्यू रखूँगा। और हम ऐसे ही भले 1 दिन गैप हो या 2 दिन गैप हो जाए, लेकिन मैं गैप करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। तो उसके बाद जो है लोड चार्ट ऑफ हाइड्रा पे कहते हैं पंकज कुमार, नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू जी आपको। और आइए बढ़ते हैं इस लेक्चर। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट था, मैंने बताया कि मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड लीडरशिप। जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके कमिटमेंट नहीं रहेगा कि हाँ इसको मेंटेन करना ही है, तब तक जो है कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन नहीं होगा। तो कमिटमेंट कैसे करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं वो एक तरह का कमिटमेंट है कि एक रिटन पॉलिसी बनाए, हमने कमिट किया कि हाँ हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना है। साथ में लीडरशिप, आपने तो पॉलिसी बना दिया, अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को लीड कैसे कर पा रहे हो। लीड करना मतलब कि आपके हर एक स्टेप में, हर एक एक्टिविटी में हेल्थ एंड सेफ्टी दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने तो पॉलिसी बना दी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना है, लेकिन जब आप काम करने जा रहे हैं
तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी को पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना है। तो विजिबल लीडरशिप कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, एक तो आपको बिहेव करना है सेफली, यानी कि आपको जैसे साइड पे गया तो हेलमेट पहनना है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को कंसीडर करना है, ये ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि लीड करना है, बाय एग्जांपल सेट करना है आपको। सेकंड जो है लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी, डे टू डे मैनेजमेंट जो भी है उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्वॉल्व करना है, जैसे मीटिंग को अटेंड करना है, और टेकिंग पार्ट इन सेफ्टी टूर एंड ऑडिट, जो भी ऑडिट एंड सेफ्टी टूर हो उसमें आपको इन्वॉल्व होना है, यानी कि जो लीड कर रहा है, जो मैनेजर है, जो सुपरवाइज़र है, जो इंजीनियर है, जो वहाँ का सीईओ है, जो भी है, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है या मैनेजर है, जो लोग भी है उनको इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और उनको दिखना चाहिए कि हाँ हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ये कमिटेड हैं। इस तरह से प्रमोटिंग चेंजेज टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी, साथ में आप कुछ नया इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, या हो सकता है कि इस तरह का ऑडिट कराओ, या 2-3 ऐसे कुछ भी आप चेंजेज अरेंजमेंट में ला रहे हैं, तो ये प्रमोट करना है आपको कि हाँ ये ठीक है, ऐसे करो इस तरह का। तो इन्फोर्सिंग द कंपनी सेफ्टी रूल, साथ में जो सेफ्टी का कंपनी का रूल्स है उसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि भाई आपको देखो इसको पालन करना है, यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स, यानी कि इस तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो ऑफिसर है या जो इंजीनियर है वही केवल इन्फोर्स करेगा, उसी की जिम्मेदारी है कि बोलेगा कि आप जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करो, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है यानी कि वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है पुअर है, और जब तक ये लीडरशिप जो है इम्प्रूव नहीं करेगा तब तक हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूव नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे अपने इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए भी। कॉम्पिटेंट वर्कर आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह का काम होता होगा, डिफरेंट एक्टिविटी, और डिफरेंट एक्टिविटी के लिए भी अलग अलग एजुकेशन चाहिए। हो सकता है कि कुछ प्लांट रन करना हो तो उसके लिए इंजीनियर चाहिए, केमिकल इंजीनियर चाहिए, या मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, या सिविल चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रिक्वायरमेंट दे शुड हैव नॉलेज, तो नॉलेज होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या, किसी भी आदमी के पास, चाहे वो मैनेजर हो चाहे सुपरवाइजर हो, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एक्टिविटी उसके पास एक नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। तो नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग और एबिलिटी, ये 4 चीज़ जिसमें है वो कॉम्पिटेंट है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखेंगे कि कॉम्पिटेंट का मतलब क्या, तो जिसके पास ट्रेनिंग हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और जिसके पास एबिलिटीज़ हो। तो ये 4 चीज़ जिसमें है वो कॉम्पिटेंट है। ये 4 चीज़ में से एक चीज़ भी नहीं है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो हमारे सब वर्कर जो है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं बोलना हो कि सब इंजीनियर डॉक्टर सब हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा वो काम कर रहे हैं उनके अनुसार कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। जैसे एक वर्कर है तो 10वीं पास हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हर एक बातों को समझ पाएगा। इस तरह से इंजीनियर जैसे सुपरवाइजर हो तो कम से कम डिप्लोमा हो या ITI हो, इस तरह का कुछ एक जो क्वालिफिकेशन सेट करनी चाहिए कि उसके अनुसार क्या रिक्वायरमेंट है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर आप सब कुछ है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि जो आप हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्फोर्स कर रहे हो तो उसको आपको तो कन्वे करना पड़ेगा, आपको अपने वर्कर्स को बताने पड़ेंगे, अपने सुपरवाइजर्स इंजीनियर सबको समझाने पड़ेंगे। तो वो जो रूल्स है उसको कन्वे करने के लिए एक कम्युनिकेशन होता है, और ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो एक तो आप मुंह से बोलते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, जैसे भी हो जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, आपने भेजा अच्छे से ट्रांसमिट होना चाहिए, साथ में वहाँ रिसीव अच्छे से होना चाहिए, और साथ में उसको अंडरस्टूड होना चाहिए। ये तीनों चीज़ हो रहा है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कुछ बोला यानी कि मैंने ट्रांसमिट किया, ठीक है, लेकिन रिसीव करना है उन्हें, लेकिन बीच में बहुत सारा नॉइज़ है, हल्ला है, तो अगर नॉइज़ होने के चलते वो अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएंगे, और जब रिसीव नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। रिसीव कर लिया लेकिन हमने ऐसा बोला है उसमें बहुत सारे जार्गन वर्ड्स है, जैसे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, सही से सेंटेंस नहीं है, तो उनको अंडरस्टूड नहीं होगा। जब तक ये तीनों चीज़ नहीं होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, ये कम्युनिकेशन जो है कई तरह का होता है। जैसे मैं देता हूँ एग्जांपल, एक वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि हम लोग टूल बॉक्स टॉक देते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ट्रेनिंग सेशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, ये सभी क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी कि ये फेस टू फेस
मुंह से डायरेक्टली बात होती है, इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, इसीलिए इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल मतलब जस्ट मौखिक कह सकते हैं। तो एक वर्बल कम्युनिकेशन है। और तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ देयर लिमिटेशन, यानी कि कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं लिमिटेशन को। तो ये क्वेश्चन मैं भी जब एग्ज़ाम दे रहा था पूछा गया था, तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन IGC1 में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं। आप जनरली सीधा पूछता है, आपको सीधे रिप्लाई करना है। तो इस तरह से देखते हैं क्या है वर्बल कम्युनिकेशन का बेनिफिट। तो बेनिफिट ये है कि पर्सनल होता है, ये क्विक होता है, जल्दी किसी को बता सकते हैं, लिख के नहीं देना है, टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्ट होता है, यानी कि जिससे बात करनी है, जिसको बताना है, वो और दोनों सामने रहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। अलाउ फॉर चेकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और साथ में हम पूछ सकते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि अलाउ फॉर चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अलाउ फॉर फीडबैक टू बी गिवन, यानी कि उसको पूछ सकते हैं कि भाई आप फीडबैक दो, कैसा समझ में आ रहा है, कौन कौन सा वर्ड आपको भारी लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे डायरेक्टली हम उसको पूछ अलाउ है। और लास्ट है यूजुअली अलाउ फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। साथ में अपने जो वॉइस का टोन है, यानी कि ज़्यादा कम, यानी गुस्सा है या ज़्यादा, जिस पे जोर देना, हम जोर से बोलते हैं, तो ये सब भी होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, जब हम बोलते हैं तो अपने चेहरे को अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं, गुस्से वाला, कभी बहुत ऐसा बोल्ड, तो उस तरह का एक्सप्रेशन को भी वो ट्रांसमिट होता है। साथ में अपना बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी उसको, यानी कुछ इशारा भी साथ में कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि ये इसके बेनिफिट है। इसके लिमिटेशन क्या है, तो एक लिमिटेशन है कि लैंग्वेज बैरियर में एग्जिस्ट हो सकता है कि जो आप बोल रहे हो, हो सकता है मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश समझ रहे हो, तो दिस इज़ द बैरियर बिटवीन आई एंड यू। एंड जार्गन में नॉट बी अंडरस्टूड, हो सकता है मैं ऐसा वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं ऐसे गाँव वाले वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो ये भी जार्गन है। स्ट्रॉन्ग एसेंट एंड डायलेक्ट में इंटरफेयर और बैकग्राउंड नॉइस में भी इंटरफेयर, मैंने जो बताया नॉइस के लिए। रिसिप्ट में है पुअर हियरिंग, हो सकता है कि उसके पास कान में सुनाई न देता हो, ऐसा भी हो, भरा हो थोड़ा। मैसेज में भी एम्बिग्यूअस मैसेज जो है बहुत पेचीदा हो, समझ में नहीं आता हो। रिसिप्ट में मिस इन्फॉर्मेशन, हो सकता है वो गलत समझ रहा हो। और रिसिप्ट में भी फॉरगेट इन्फॉर्मेशन, हो सकता है वो कुछ समय सुनने के बाद भूल जाए, ये भी उसका लिमिटेशन है। नो रिटन रिकॉर्ड एज ए प्रूफ, इसका कोई, आप जो बोलते हैं उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रहता है प्रूफ के लिए। आजकल लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इसका जनरली जो है नो रिटन एज ए प्रूफ है। और आज आप आज कुछ बोलोगे, कल बोलोगे मैंने तो नहीं बोला। पुअर ट्रांसमिशन क्वालिटी इफ़ द टेलीफोन और PS सिस्टम, इसकी जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है पुअर होती है। जैसे आप देखो वो टेलीफोन में बात करोगे तो हो सकता है कभी आपको सुनाई अच्छे से नहीं देता हो, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज तो है। अब आइए आगे चलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जितने भी कम्युनिकेशन में बेनिफिट और लिमिटेशन है। रिटन कम्युनिकेशन मतलब क्या, जैसे जो भी कुछ भी लिख के देते हैं उसको रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जैसे कि आपको रिपोर्ट, मेमो, ईमेल, नोटिस, कंपनी हैंडबुक, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, रिस्क असेसमेंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सब जो है क्या है, एक रिटन कम्युनिकेशन है। यानी कि हम लिख के किसी को देते हैं और वो समझता है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। एक तो बेनिफिट ये है कि ये परमानेंट रिकॉर्ड है, आप इसको लंबे समय तक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। हमने इस आदमी ने ये चीज़ लिख के दिया और इसका रिकॉर्ड हमेशा रहेगा, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन का ये नहीं था। कैन बी रिफर्ड बैक टू, जब आप भूल जाए इसको फिर से रेफर कर सकते हो। कैन बी रिटन बाई केयरफुली टू अवॉइड यूज ऑफ जार्गन, एब्रीविएशन एंड एम्बिग्यूटी, जब आप लिख रहे हो तो ये ध्यान दे सकते हो कि कहाँ जार्गन वर्ड है, कहीं शॉर्टकट तो नहीं ले रहे हैं, एब्रीविएशन तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, एम्बिग्यूटी ज़्यादा उसमें पेचीदा तो नहीं है। इस तरह का जो भी है आप उसको सोच समझ के हटा सकते हैं। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वाइड ऑडियंस रिलेटिवली चीपली, और आप इसको वाइड ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे आप पर्ची बांटते चले गए, सबको एक एक पर्ची दे दिए, तो इस तरह से क्या है, ये एक इसका बेनिफिट है। तो आइए देखते हैं इसके लिमिटेशन क्या क्या है। एक तो इनडायरेक्ट है, आप किससे बात करें आपको पता नहीं है, इनडायरेक्ट है, ये जो पढ़ेगा वही समझेगा। टेक टाइम टू राइट, ये लिखने में समय लेता है, जबकि बोलने में क्या है, तुरंत बोल देते हैं हम। मे कंटेन जार्गन एंड एब्रीविएशन, हो सकता है ये भी जार्गन और एब्रीविएशन रखा हो जिसको लोगों को समझ में ना आए। जार्गन वही शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन। कैन बी इम्पर्सनल,
इम्पर्सनल भी हो सकता है। मैसेज में भी एम्बिग्यूअस वही है, और मैसेज में नॉट बी रीड बाय द रिसिप्ट, हो सकता है वो पढ़ ना पाए। लैंग्वेज बैरियर में एग्जिस्ट, हो सकता है कि वो उस लैंग्वेज को समझ नहीं रहा हो, तो ये भी हो सकता है। इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट अवेलेबल, फीडबैक तुरंत नहीं मिलेगा उससे कि भाई तुमने समझा कि नहीं समझा, और समझा तो बताओ क्या समझा, ऐसा तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन कांट बी आस्क्ड, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे सकते थे, वर्बल में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। रिसिप्ट में हैव इम्पेयर्ड विजन, हो सकता है उसके पास जो है, जो रिसिपिएंट है वो उसके पास इम्पेयर्ड विजन हो, समझ उसको दिखाई ना देता हो, तो देख के पढ़ नहीं पाएगा। तो दिस आर द सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एवरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आगे देखते हैं ग्राफिक कम्युनिकेशन, ये सभी कम्युनिकेशन में पढ़ना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए क्या चाहिए उसके बारे में जान रहे हैं। तो ग्राफिक कम्युनिकेशन जैसे कि हम देखते हैं, हम लोग बैनर पोस्टर ये सब लगाते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, तो ये सब क्या है, ग्राफिक कम्युनिकेशन है। तो ग्राफिक कम्युनिकेशन जैसे केमिकल के ऊपर जो है 2 हड्डी ऐसा रख दिए, उसके ऊपर एक सिर रख दिए, तो मतलब क्या है, डेंजर है। ऐसा जो है क्रॉसबोन एंड अस्कल रख दिया, तो टॉक्सिक केमिकल के लिए आप देखे होंगे कि जो है अलग से जो है ये लगा देते हैं मार्क्स, फोटोग्राफ्स वगैरह है। तो ये क्या है, ग्राफिक कम्युनिकेशन है, और ये इफ़ेक्टिव होता है। तो देखते हैं आगे इसे क्या बेनिफिट और लिमिटेशन है। जैसे मे बी आई कैचिंग, इसका क्या है कि दूर से ही रहे कुछ देख के आदमी समझ लेता है, आई कैचिंग होता है, तुरंत आँख को अपनी तरफ खींचता है। विजुअल होता है, इस तुरंत देख सकते हैं। क्विक टू इंटरप्रेट, कोई भी आदमी, कोई लैंग्वेज का आदमी हो, तुरंत बता देगा अरे क्या होना, ऐसा कुछ उसके पता हो तो। नो लैंग्वेज बैरियर है, इसमें कोई बैरियर नहीं। जार्गन फ्री है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ सेंटेंस ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आया। कन्वे ए मैसेज टू वाइड ऑडियंस, वाइड ऑडियंस जो अलग अलग तरह का ऑडियंस है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, सबको समझ में आ जाएगा। और इसके लिमिटेशन क्या है, कैन ओनली बी कन्वे सिंपल मैसेज, ये सिंपल मैसेज दे सकता है, बाकी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। माइट बी एक्सपेंसिव टू बाई और प्रोड्यूस, हो सकता है कि आप इस बोर्ड को बनवाएंगे एक्सपेंसिव होगा, तो ये है कि इसका डिसएडवांटेज है। मे नॉट बी लुक्ड एट, हो सकता है कोई आदमी उसकी तरफ देखे नहीं। सिंबल और पिक्टोग्राम में बी अननोन टू द रिसिपिएंट, हो सकता है कि जो सिंबल आपने यूज़ किया उसको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को उतना फेमिलर नहीं है, या उसको उस पर ट्रेनिंग नहीं मिली है। नो इमीडिएट फीडबैक अवेलेबल, उस पर आपको कुछ फीडबैक नहीं मिलेगा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्वेश्चन कांट बी आस्क्ड, और रिसिपिएंट में हैव इम्पेयर्ड विजन, हो सकता है उसके आँख से दिखाई ना देता हो, तो उसको पता तो दिखाई नहीं देगा, तो कैसे उसको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन तो हमें लगता है कि आ ही जाता है इसमें से। देयर आर वेरियस वे ऑफ ब्रॉडकास्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन यूजिंग 3 मेथड आउटलाइन अबव, 3 मेथड हमने ऊपर पढ़ लिया। तो क्या है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, तो एक नोटिस बोर्ड, हमने नोटिस बोर्ड लगा देते हैं, सब लोग आता है वहाँ पे पढ़ता है, तो ये क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। पोस्टर जो लगाते हैं वो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। फिल्म एंड वीडियो जो दिखाते हैं वो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। टूल बॉक्स टैग करते हैं वो क्या है, एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। डिजिटल मीडिया एंड इंट्रानेट सिस्टम, ये सब क्या है, ब्रॉडकास्टिंग है। मेमो एंड ईमेल क्या है, जो हम भेजते हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह तक, वो है ब्रॉडकास्टिंग है। वर्कर हैंडबुक जो देते हैं वो क्या है, एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग है। तो ये जो है ब्रॉडकास्टिंग है। तो each of these broadcasting technique has its own strength and limitations, so usually a mix of some of all these technique is used to ensure the essential messages are transmitted and correctly understood by all staff। तो ये जैसे नोटिस बोर्ड है, वो क्या है, नोटिस बोर्ड में लगा दिया ऐसा, जैसे रेस्ट रूम में या सेंट्रल कॉरिडोर, इस तरह का। शुड बी आई कैचिंग एंड लोकेटेड इन एरिया यूज्ड बाय द ऑल वर्कर। इसको ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, लेकिन नोटिस बोर्ड कैसा होना चाहिए इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। आई कैचिंग होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए, इस तरह का है। पोस्टर का क्या है बेनिफिट, पोस्टर है कि जैसे कि बेनिफिट है कि ऑप्टेन ग्राफिक एंड इन देयर फोर अवॉइड लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। कैन बी आई कैचिंग होता है। कैन बी री इन्फोर्स की मैसेज को ये री इन्फोर्स करता है। लिमिटेशन क्या है, कैन quickly become part of the surrounding, may be defaced, can trivialize important issues,
रिप्लाई ऑन द रिसिपिएंट इंटरप्रिटेशन द करेक्ट मैसेज फ्रॉम द ईमेल। तो ये सबके कुछ बेनिफिट और लिमिटेशन है, आप इसको अच्छे से जानेंगे। फिल्म एंड वीडियोज़, ये भी क्या है, ट्रांसमीटर। टूल बॉक्स टॉक, जो शॉर्ट प्रैक्टिकल सेफ्टी ब्रीफिंग जो दिया जाता है मॉर्निंग में, उसको क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स टॉक इन द वर्क प्लेस। और जनरली ये सुपरवाइजर के द्वारा दिया जाता है स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट जब स्टार्ट होता है। तो डिजिटल मीडिया एंड इंटरनेट, जो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये सब कंप्यूटर, ये सब क्या है, डिजिटल मीडिया है। मेमो, ईमेल तो आप जानते ही हैं, कंपनी में बहुत सारे ये तो यूज होता ही रहता है। और ये तो आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है सबको कंबाइंड करके किया जाता है, ऐसा नहीं कि अकेले यूज़ किया जा सकता है। तो सब अब आपको सोचना है कि कौन सा कम्युनिकेशन कहाँ बेहतर रहेगा और कौन कहाँ सा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक को नहीं यूज़ करते हैं, सबको कंबाइंड करके करते हैं। आइए, जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंप्रूव करने का जो अगला पॉइंट है वो है कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन नहीं रहेगा, कोऑपरेशन मतलब क्या, एक दूसरे का सहयोग करना, हेल्प करना, सेफ्टी को लेके बताना, समझाना, इस तरह का जब तक नहीं रहेगा तब तक हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव नहीं होगा। यानी कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैन ओनली बी क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन वेन इफेक्टिव वर्कर कोऑपरेशन। जब तक वर्कर इसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे कि हाँ हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना है, ज़रूरी है, और उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तब तक आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते। एक तो कोऑपरेशन ज़रूरी है, दूसरा कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब क्या, तो आइए जानते हैं। कंसल्टेशन एक क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं और अपनी बातों को भी बताते हैं। फिर जो है ये क्या होता है, एक इसको कंसल्टेशन बोलते हैं। यानी कंसल्टेशन किसे बोलते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं, द टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर। एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में टू एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब लेते भी और देते हैं। सो दैट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी एग्रीड, ताकि क्या करना है एग्री किया जा सकता है। और दिस इम्प्लाइज दैट एम्प्लॉयर लिसन टू द कंसर्न ऑफ देयर वर्कर्स एंड चेंजेस देयर प्लान एज नेसेसरी। केवल एम्प्लॉयर सोचेगा ऐसे हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन कर, लेकिन मेंटेन किसको करना है, वर्कर पे। किसको ये रूल लागू होगा, तो वर्कर पे। तो वर्कर जब तक इस रूल्स को लेकर खुश नहीं रहेंगे तब तक ये अच्छे से उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले उनसे राय ली जाए। इससे क्या है कि उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, और जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो अपने आप हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन वो लोग कर पाएंगे। तो दो तरह का होता है, एक इन्फॉर्मिंग एंड कंसल्टिंग में क्या अंतर है। तो इन्फॉर्मिंग बता दिया, टू वे कम्युनिकेशन है। इन्फॉर्मिंग क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, जिसमें हम केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ फीडबैक या एक्सचेंज नहीं करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। तो कंसल्टेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है। एक डायरेक्ट कंसल्टेशन, यानी कि हम किसी एम्प्लॉयर से डायरेक्टली एम्प्लॉयर वर्कर के बीच में डायरेक्टली बात करते हैं और ताकि इशू को रिजॉल्व करते हैं। दिस वर्कर वेल इज़ वेरी, ये कहाँ होता है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, और बट इनइफेक्टिव इन लार्ज और वर्क प्लेस। और लार्ज वर्क प्लेस में ये नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, आप 10,000 वर्कर से एक साथ तो बात नहीं कर सकते। इसके लिए वहाँ पे क्या है, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है रहता है, और उस रिप्रेजेंटेटिव से बात होती है। यानी कि वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होता है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। और हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी बनती है वहाँ पे, उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, और वही जो है उनसे बात करता है। तो इस तरह से जो है वर्कर रिप्रेजेंटेटिव जो है ये भी हो गया। अगला टॉपिक जो ट्रेनिंग है, मैं इसको अगले वीडियो में बनाऊँगा। थोड़ा मेरे पास टाइम कम है, अभी 8:13 हो गया, ड्यूटी जाने का समय हो रहा है। तो ये पार्ट 1 रहेगा, अगला पार्ट 2 आएगा। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, और किसी तरह का क्वेरी हो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। और मैं लेक्चर कंटिन्यू आते रहेगा, और कोई नए लड़के हों उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, नमस्कार।